हेलो एवरीवन। कल फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस कर रहे थे अपन में। फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था उसका बारे में बात करते हैं। एक मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था अपन ने स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कास्टिग्लियानो थ्योरम 1 एंड कास्टिग्लियानो थ्योरम 2। यहाँ तक की बात अपन ने अभी तक की थी। ठीक है भाई, कोई यूजर आए नहीं अभी तक? हाँ जी, कहाँ है बाकी सब? चलो भाई, मयंक जी स्वागत है आपका। अब आज अपन को क्या करना है, फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में एक टॉपिक मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम करना है और डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस चालू करना है। तो पहले बात करते मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम का बारे में। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम ये क्या बोलती है, इसके बारे में बात किया जाए पहले। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम बोलती है कि फोर्स एट पी, फोर्स या डिफ्लेक्शन एट पी, डिफ्लेक्शन एट पी ड्यू force at q will be equal to deflection at q due force at p, due force at p। ठीक है, फोर्स का वैल्यू कितना w, फोर्स का वैल्यू कितना w, दोनों जगह फोर्स का मान क्या होना चाहिए, सेम। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाद में इसको समझने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम बोलती है वो क्या बोलती है, स्लोप एट पी ड्यू मूवमेंट एट क्यू विल बी इक्वल टू स्लोप एट क्यू ड्यू मूवमेंट एट पी, ड्यू मूवमेंट एट पी। दोनों जगह मूवमेंट का मान सेम होना चाहिए, मूवमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीसरी बात जो मैक्सवेल बोलता है वो क्या बोलता है, बड़े गौर से देखिएगा, डिफ्लेक्शन एट पी, डिफ्लेक्शन एट पी ड्यू मूवमेंट एस एट क्यू will be equal to slope at q due force s at p। नोट कर लीजिए पहले इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम तीन बातें बताता है। P पर डिफ्लेक्शन Q पर फोर्स के कारण बराबर होगा Q पर डिफ्लेक्शन P पे फोर्स के कारण। P पर स्लोप Q पर मूवमेंट के कारण बराबर होगा Q पर स्लोप P पर मूवमेंट के कारण। P पर डिफ्लेक्शन Q पर मूवमेंट के कारण बराबर होगा Q पर स्लोप P पे फोर्स के कारण। तीन बातें बोलता है। क्लियर है मेरा बात? अर्थात देखिएगा, अर्थात जब P पर फोर्स लगाओगे, P पर फोर्स लगाया W, ये P है, तो Q पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो बराबर होगा, जब Q पर फोर्स लगाओगे आप W, तो P पर जो डिफ्लेक्शन होगा उसके। क्लियर है मेरा बात कि डेल Q और डेल P क्या होगा, बराबर होगा। नहीं मानते मेरी बात? देख लीजिएगा फटाफट। मान लो ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, क्यू पर डिफ्लेक्शन निकालना है, क्यू पर डिफ्लेक्शन निकालना है तो फोर्स पीछे आएगा डब्ल्यू का, है ना। क्यू पर डिफ्लेक्शन निकालना है, फोर्स पीछे लाएंगे। जब फोर्स पीछे लाते हैं तो फोर्स तो पीछे आता ही आता है, फोर्स के कारण जो मूवमेंट है W इंटू 3W का मूवमेंट भी पीछे आता है। तो इसके कारण क्यू पर डिफ्लेक्शन कितना होता है, ये 2 मीटर, क्यू पर डिफ्लेक्शन होगा W पॉइंट लोड के कारण W L क्यूब बाई 3 आई, W L क्यूब बाई 3 आई,
और मूवमेंट के कारण कितना डिफ्लेक्शन होता है, ml स्क्वायर बाई 2ei। m कितना है 3w, m l स्क्वायर बाई 2ei, ये डिफ्लेक्शन होगा क्यू पर। वही जब क्यू पर फोर्स लगा हुआ है तो याद करो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, यहां से आकर फिर स्ट्रेट लाइन, यहां पी पर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पी पर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है w a क्यूब बाई 3ei प्लस w a स्क्वायर b अपॉन 2ei, है ना। इसेंट्रिक लोड लगता है कैंटिलीवर बीम पर तो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन इतना होता है। मतलब क्या पता चला अपन को कि यार वाई क्यू भी उतना है और वाई पी भी उतना ही है, वाई क्यू बराबर है वाई पी के। ये मैक्सवेल की पहली बात थी कि पी पर डब्ल्यू लगाओगे तो क्यू पे जो डिफ्लेक्शन आएगा वो बराबर होगा, जब क्यू पे सेम लोड डब्ल्यू लगाओगे तो पी पे जो डिफ्लेक्शन आएगा उसके। पहली बात। वैसे ही दूसरी बात भी है कि स्लोप लगाओगे पी पर तो क्यू पे स्लोप निकालोगे क्यू पर, जब पी पर मूवमेंट लगाओ एम वो बराबर होगा जब स्लोप निकालोगे पी पर जब क्यू पर मूवमेंट लगाओ एम। क्लियर है मेरा बात, कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का। बढ़ जाए आगे तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में 3 बातें थी, वो तीनों बातें मैंने आपको लिखवा दी है। कोई डाउट नहीं है तो बताइए, डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं। चलिए गाड़ी बढ़ाई जाए आगे। अब ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम थी, अब अपन को डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस चालू करने का है। क्या चालू करना है? डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। चलिए चालू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस यानी कि कौन कौन से मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड में आते? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानीस मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ये 4 आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस होते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में अपन स्ट्रक्चर को स्टिफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड ही स्टिफनेस मेथड भी कहलाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट मेथड जब अपन अप्लाई करते हैं तो स्ट्रक्चर को स्टिफ बनाते हैं। मतलब सबको क्या बना देते? पकड़ के फिक्स्ड बना देते। हिंज होता है उसको भी फिक्स्ड बना देते, रोलर होता है उसको भी फिक्स्ड बना देते। फिक्स सपोर्ट तो वैसे ही फिक्स सपोर्ट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिफनेस मेथड, ऑल्सो कॉल्ड स्टिफनेस मेथड। जब इसको अप्लाई करते हैं तो स्ट्रक्चर इज मेड स्टिफ, स्ट्रक्चर को स्टिफ बना दिया जाता है। सबको पकड़कर क्या बना देते? फिक्स्ड बना देते हैं। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में अपने काम आते हैं। तो इसमें पहले कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा, फटाफट बेसिक पढ़ते जाते हैं। क्लियर है मेरा बात? सबसे पहला बेसिक, ये सब आप जितना बेसिक आप पढ़ रहे हो मेनली बेसिक ही आपको आता है ऑब्जेक्टिव्स में, तो बड़े गौर से सुनिएगा। पहला फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। मान लीजिए इसका पहला केस, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक पॉइंट लोड W लगा है सेंटर पे। कहां पर? सेंटर पर। दिस इज A, दिस इज B, लेंथ ऑफ द बीम इज L। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट MFAB कितना होता है? -WL/8। और MFBA कितना होता है? +WL/8। साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं? साइन लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव और क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं। अब मजेदार बात क्या है कि क्या ये फिक्स्ड बीम है? क्या नहीं, ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। पर निकाल क्या रहे हैं अपन? फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल रहे हैं। मतलब अपन इमेजिन करते हैं कि अगर ये जो हिंज सपोर्ट है ये फिक्स्ड होते तो कितना मूवमेंट आता। मान लो इनको फिक्स्ड माने, अभी इस पर डिफॉर्मेशन कैसा होने वाला है? अभी डिफॉर्मेशन होने वाला है बाबा कुछ ऐसा। हिंज पर थीटा का वैल्यू आता है, हिंज पर थीटा का वैल्यू आता है। अब इसको अगर फिक्स्ड इमेजिन किया जाए, इसको फिक्स्ड बनाएंगे, इसको अगर फिक्स्ड बनाएंगे और लोड लगाएंगे, फिक्स्ड पर थीटा का वैल्यू कितना होता है? फिक्स्ड पर थीटा का वैल्यू होता है 0। मतलब फिक्स्ड में ऐसा करके डिफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? थीटा का वैल्यू होना चाहिए 0।
थीटा कितना होना चाहिए, 0। अब थीटा 0 करना है, ये इस बीम को जो ऐसे गई थी यहां से उठाना है, यहां से उठाना है, ऐसा बनाना है। तो कैसा मूवमेंट लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और यहां पर लगाना पड़ेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहां एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, यहां क्लॉकवाइज लगेगा, तो हिंज बीम फिक्स्ड की तरह बिहेव करेगी। इसीलिए एम एफ ए बी जो कि एंटी क्लॉकवाइज है कितना, नेगेटिव WL/8, और एम एफ बी ए क्लॉकवाइज है कितना, पॉजिटिव WL/8। क्लियर है मेरा बात, कोई डाउट? तो पहला केस, जब पॉइंट लोड लगाओ, क्या हिंज बीम को जब फिक्स्ड माने, अगर जब बीम फिक्स्ड होती है, सेंटर पर लोड आता है, तो एंड्स पर कितना मूवमेंट जनरेट होता है, इतना मूवमेंट जनरेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बातें देखते हैं। मान लीजिए बीम पर यूडीएल लगाए थ्रू आउट, दिस इज ए, दिस इज बी, W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा, लेंथ इज L। तो एम एफ ए बी कितना होता है, एम एफ ए बी होता है -WL²/12 एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए माइनस एम एफ बी ए होता है +WL²/12 क्लॉकवाइज। ये सारी बातें आपको पहले से आती होगी शायद, है ना। वही बीम पर एक इसेंट्रिक लोड लगा हो, इसेंट्रिक लोड मतलब सेंटर पर नहीं हो, ये ए है ये बी है, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट कितना जनरेट होगा, एम एफ ए बी होगा -WAB²/L², और एम एफ बी ए कितना होगा, +WA²B/L²। क्लियर है मेरा बात? अगर इसको फिक्स सपोज कर आप मूवमेंट निकालोगे, मूवमेंट निकालने के लिए कास्टिग्लिआनो थ्योरम 2, कॉलम एनालॉजी, कुछ भी लगा सकते हैं, तो मूवमेंट का मान कितना आएगा, -WAB²/L² और +WA²B/L²। ठीक है, अगला मान लीजिए एक ग्रेजुअली वैरिंग लोड लगा हुआ है फ्रॉम इंटेंसिटी 0 हियर टू W हियर। इस केस पर एम एफ ए बी होता है -WL²/20 और एम एफ बी ए होता है +WL²/30। क्लियर है मेरा बात, कोई डाउट? जब ग्रेजुअली वैरिंग लोड सेंटर से पे मैक्सिमम होता है और फिर 0 होता है, मतलब सेंटर से मैक्सिमम होते हुए एंड से मैक्सिमम होते हुए 0 होते हुए सेंटर पर मैक्सिमम आता है और वापस 0 होता है, तो एम एफ ए बी होता है -5WL²/96 और एम एफ बी ए होता है +5WL²/96। क्लियर है मेरा बात, नोट कर लिया इसको आप लोगों ने? हाँ भैया, नोट कर लिया, ठीक, गाड़ी बढ़ाया जाए आगे। अब मान लीजिए ए है बी है, एक एसेंट्रिक मूवमेंट लगाया अपन ने ए दूरी पर, तो एम एफ ए बी होता है +MB 3A-L/L² और एम एफ बी ए होता है +MA 3B-L/L²। क्लियर है मेरा बात? जब क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है तो एम एफ ए बी भी पॉजिटिव होता है, एम एफ बी ए भी पॉजिटिव होता है। जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्लियर है मेरी बात, इसको भी नोट कर लीजिए। अब
गाड़ी बढ़ाते आगे। मान लीजिए अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट ड्यू सपोर्ट सेटलमेंट, ड्यू सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, कभी भी कोई सपोर्ट सेटल कर जाए या सिंक कर जाए तो मूवमेंट जनरेट होता है, बिना लोड के भी मूवमेंट जनरेट होता है। मान लीजिए एक बीम थी, दोनों साइड क्या थी, फिक्स थी, कोई लोड नहीं है बीम पे। मान लीजिए ये बीम का राइट वाला कॉलम सेटल हो गया, कितने से सेटल हो गया, डेल अमाउंट से सेटल हो गया, यहां कहीं पहुंच गया, है ना। अब फिक्स्ड है तो फिक्स्ड पे तो बीम सीधी ही निकल सकती है, ये भी फिक्स्ड है, यहां भी सीधी घुस सकती है। अब यहां से भी सीधी निकलने के लिए, यहां पे भी सीधी घुसने के लिए बेंड होना जरूरी है। ऐसे जाएगी तो यहां पे भी टूट जाएगा और यहां पे भी टूट जाएगा। फिक्स था, थीटा 0 होना चाहिए, तो बीम को बेंड होके ही जाना पड़ेगा। मतलब बिना लोड के कारण भी, लोड कोई भी नहीं है पर फिर भी सपोर्ट अगर सेटल हो जाए तो बीम में बेंडिंग आती है, बेंडिंग मूवमेंट आता है। इस केस में दोनों साइड कितना मूवमेंट जनरेट होता है, दोनों साइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होता है, दोनों साइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होता है। वैल्यू कितनी होती है, 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। वैल्यू कितनी होती है, 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। मतलब एम एफ ए भी माइनस 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर और एम एफ बी ए भी माइनस 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर है। कब, जब राइट वाला सपोर्ट सेटल हो तो दोनों साइड नेगेटिव। क्लियर है मेरा बात। वही मान लीजिए बीम थी ऐसी और लेफ्ट वाला सपोर्ट सेटल हो गया, ए सेटल हो गया कि बीम को जाना पड़ गया कुछ इस प्रकार से। इस केस में दोनों ही साइड क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होंगे। कैसे मूवमेंट जनरेट होंगे, क्लॉकवाइज। यहां पर भी प्लस 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, कितना अमाउंट से सेटलमेंट हुआ है, डेल अमाउंट, और यहां पे भी प्लस 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। मतलब एम एफ ए बी भी प्लस 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर और एम एफ बी ए भी प्लस 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। अब यार ये सारे फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो सब एक आध रेगुलर क्लास का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगी। क्लियर है मेरा बात। अब मान लीजिए फार एंड फिक्स नहीं था, फार एंड हिंज था। क्या था, हिंज था। ठीक है, ये फिक्स था, ये हिंज था। क्लियर है। और ये सेटल हो गया या ये सेटल हो गया, कैसे भी। मतलब सेटलमेंट आपको कभी भी ऐसी दिखे तो ए बी भी नेगेटिव और बी ए भी नेगेटिव। सेटलमेंट कभी भी आपको ऐसी दिखे कि राइट वाला ऊपर लेफ्ट वाला नीचे, तो ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। क्लियर है मेरा बात। मान लीजिए राइट वाला सेटल हुआ है ना डेल अमाउंट से, तो भाई यहां तो मूवमेंट कितना होगा, 0 होगा क्योंकि हिंज है। पर यहां कितना मूवमेंट जनरेट होगा, यहां क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, राइट वाला सेटल हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना, 3 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। मतलब एम एफ ए बी कितना आ रहा होगा, एम एफ ए बी आ रहा होगा माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर और एम एफ बी ए को तो 0 ले लेंगे। वही काम अगर ऐसा हो जाए कि बीम थी ऐसी, है ना, राइट वाला नहीं लेफ्ट वाला डेल अमाउंट से सेटल हो गया। ठीक है, ये हिंज था, ये हिंज सेटल हो गया डेल अमाउंट से। तो इस केस में यहां पर क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा, लेफ्ट वाला सेटल होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्लॉकवाइज मूवमेंट। राइट वाला सेटल होगा तो नेगेटिव नेगेटिव मूवमेंट। क्लियर है मेरा बात। तो यहां मूवमेंट कितना आ रहा होगा, प्लस 3 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो एम एफ ए बी तो हो जाएगा बाबा 0, एम एफ बी ए कितना हो रहा होगा,
MFBA हो रहा होगा प्लस 3i डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। इसको बड़े गौर से, ये जो पन्ना बना है इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये पन्ना मैट्रिक्स मेथड में पूरा यूज होने वाला है अपन को। क्लियर है मेरा बात? नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ भाई नवीन गुड इवनिंग, धनंजय गुड इवनिंग। अब गाड़ी बढ़ाया जाए आगे। देखिएगा, अब अगला बेसिक जो अपन को समझना है दैट इज स्टिफनेस। स्टिफनेस स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस होता है कि डिनोटेड बाय फोर्स बाय डिफ्लेक्शन और मूवमेंट बाय थीटा। स्टिफनेस क्या होता है? एक्शन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक एक्शन है अपॉन डिफ्लेक्शन, मूवमेंट एक एक्शन है अपॉन डिस्प्लेसमेंट रोटेशन। क्लियर है मेरा बात? तो स्टिफनेस मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त आप लोग को याद होगा कि इसके केसेस क्या क्या है। फार एंड जब फिक्स्ड होता है, फार एंड फिक्स्ड होता है ना, और केस 1 है ये। केस 1 मतलब आपको ये बात बिल्कुल ही नहीं आती होगी, पूरा यकीन है मेरे को। डेट इज रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन का केस है। मतलब रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन मतलब, ट्रांसलेशन का मतलब होता है डिफ्लेक्शन। थीटा हो रहा होगा, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा। थीटा हो रहा होगा और डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा। क्लियर है मेरा बात? तो जब फार एंड फिक्स्ड होता है उस केस में स्टिफनेस कितनी होती है? 4EI/L। पता ही होगा आप लोग को, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाया होगा बचपन में, उसी से तो पास हुए हो। और जब स्लोप डिफ्लेक्शन और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसने आप लोग को इंजीनियर बनाया। ये मेथड अगर नहीं होते तो टॉस में तो फेल होना तय था तुम लोग का, ठीक है? तो अभी इंजीनियर नहीं बने होते। तो ये तो आप लोग को याद होगा, है ना? जब फार एंड हिंज होता है तब स्टिफनेस कितनी होती है? तब स्टिफनेस होती है 3EI/L। क्लियर है मेरा बात? वही केस 2 का बात करते। आई फार एंड कंटिन्यूअस होगा, एक और है फार एंड कंटिन्यूअस होगा। फार एंड कंटिन्यूअस तो स्टिफनेस कितना हो जाएगा? तो स्टिफनेस कंटिन्यूअस सपोर्ट फिक्स सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, तो स्टिफनेस क्या हो जाएगी? 4EI/L। मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। अपन स्टिफनेस ए बी निकाल रहे, जिसमें ए कहलाता है नियर एंड और बी कहलाता है फार एंड। तो स्टिफनेस ए बी, स्टिफनेस ए बी, फार एंड क्या दिख रहा है इसमें? ए नियर एंड है, फार एंड क्या है? फिक्स्ड। तब स्टिफनेस कितनी होती है? 4EI/L। वही जब फार एंड हिंज होता है, फार एंड हिंज होता है, ये ए है ये बी है, फार एंड क्या है? ए नियर एंड है, बी फार एंड है, फार एंड क्या है? हिंज। तब स्टिफनेस कितनी होती है? 3EI/L। वही जब फार एंड कंटिन्यूअस होता है, मतलब एक कंटिन्यूअस सपोर्ट हुआ होता है, दिस इज ए दिस इज बी, फार एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट है, तब स्टिफनेस कितनी होती है? 4EI/L। A continuous support behaves somewhat similar to a fixed support। क्लियर है? अब ये 4EI/L ही क्यों हुआ या 3EI/L ही क्यों हुआ, यकीन नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है तुम लोग को कोई अंदाजा नहीं है। रेगुलर बैच में डिस्प्लेसमेंट का जब बेसिक होगा ना, तो आप उसको जरूर से अटेंड करिएगा। क्लियर? आपको बहुत सारे ऐसे राज खुलेंगे जो कभी पता ही नहीं थे। क्लियर है मेरा बात? अब नॉन टेक की गाइडेंस आपने कैसे तैयारी की? अच्छा, नॉन टेक की मैंने तैयारी कैसे की?
यार अलग अलग एग्जाम का नॉन टेक अलग अलग होता है. इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान पीएससी तो हिंदी था, और एक और था सब्जेक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा नॉन टेक में. एक तो हिंदी था, फिर एक था बेसिक ऑफ मतलब बेसिक सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स था. तो उसकी एक किताब आती थी, वो किताब पढ़ लिया अपन ने, हिंदी की ल्यूसेंट पढ़ लिया, 2 दिन 3 दिन तैयारी की, बस हो गया, है ना. राजस्थान का जीके बहुत ह्यूज है ना, और जीके मेरा खुद का खराब है, तो उस पर टिप्पणी करने वाला मैं ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता. क्लियर है मेरा बात. नॉन टेक की इसलिए मैंने एग्जाम्स दिए ही नहीं. आईएएस, डिप्टी कलेक्टर कभी मैंने ट्राई भी नहीं, सोचा भी नहीं देने का. ठीक है, सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स देता था मैं, और ऐसे ही देता था जिनमें नॉन टेक कम हो. क्लियर है, हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर्स हो, उनको देता था मैं. क्लियर है मेरा बात. बाकी एमपी जीके है ना, जैसे एमपीपीएससी है तो सबकी किताब आती है यार, उस किताब को ना 3-4 दिन पहले से डेली 3 घंटे पूरा स्पीड में पढ़ना चालू करो. आपको उसमें सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालना होता है, मेन आपको जो हथौड़ा मारना होता है वो टेक्निकल सब्जेक्ट में होता है. तो ऐसे तैयारी करिएगा, ये मेरा तरीका था यार, है ना. और जब मैंने एग्जाम निकाले थे ना यार, तब इतनी भीड़ नहीं थी, है ना. मैंने इतने एग्जाम निकाल के कोई भारी काम नहीं किया था, क्योंकि हम लोग बहुत कम थे यार. 2000 बात है ये, 2011 में मैं पास आउट हुआ था बीटेक. 2011 से 13 के बीच मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, ऑलमोस्ट सारे निकाले थे. तब भीड़ नहीं थी यार, समझ रहे हो, बहुत कम लोग थे. और साथ ही साथ मैं इंटेलिजेंट भी था, पढ़ाई भी करता था. अभी इतना भीड़ है और तुम लोग पढ़ाई भी नहीं करते हो, है ना, तो दिक्कत होती है. ठीक है, पढ़ाई करो, सब हो जाएगा. चलिए, अब नोट कर लिया होगा इसको आई गेस आप लोगों ने. आगे बढ़ाते हैं गाड़ी. ये क्या है, केस 1, रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन. रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन से तर्क क्या बनता है कि थीटा अलाउड है और डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है. डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है. थीटा अलाउड होता है, डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं होता. उस केस में ये आपके वैल्यूज होते हैं. वही केस 2 का बात करें, स्टिफनेस का केस 2 का बात करें, है ना, किसका, स्टिफनेस के बारे में बात हो रही है. केस 2, ट्रांसलेशन विदाउट रोटेशन. ट्रांसलेशन विदाउट रोटेशन कि डिफ्लेक्शन अलाउड है पर थीटा अलाउड नहीं है ना भाई. डिफ्लेक्शन अलाउड है, डिफ्लेक्शन अलाउड है पर थीटा अलाउड नहीं है. इस केस में स्टिफनेस की वैल्यू तीनों केसेस के लिए, 3 केस यानी फार एंड फिक्स्ड, फार एंड हिंज और फार एंड कंटिन्यूस. इन केस में स्टिफनेस होता है 12 EI by L cube, 3 EI by L cube, 12 EI by L cube. क्लियर है मेरा बात. ठीक है, ये पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर होंगे जब अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे थोड़ा. क्लियर है मेरा बात. ये सब मैट्रिक्स का है, पूरा स्टिफनेस, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, सेटलमेंट, सब मैट्रिक्स में आएगा. ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में इनका यूसेज कंपैरेटिवली कम होगा थ्रू आउट, आपको पता नहीं चलेगा. चलिए, अब अगला बेसिक जो अपन को पढ़ना है, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. मान लीजिए एक जॉइंट है, इस जॉइंट से मेंबर है, यहां पे हिंज, यहां पर फिक्स्ड, यहां पर कंटिन्यूअस, यहां पे हिंज ले लेते हैं. मान लो ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, 3 मीटर है. EI कांस्टेंट है. सपोज दिस इज जॉइंट O, दिस इज ABC. तो जॉइंट O पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा समझने का कोशिश करिएगा. उसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे.
टेबल में लिखेंगे मेंबर्स, या उसके पहले जॉइंट मेंबर्स स्टिफनेस, समीशन स्टिफनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डीएफ इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जॉइंट कौन सा है भैया? जॉइंट ओ है। ओ से मेंबर कौन कौन से निकले? ओ से मेंबर निकले ओ ए, ओ बी, ओ सी। ओ ए, ओ बी, ओ सी। ओ टू ए फार एंड क्या दिख रहा है? फिक्स्ड। ओ टू ए फार एंड दिख रहा है फिक्स्ड। फार एंड फिक्स्ड होता है तो स्टिफनेस कितनी होती है? फार एंड फिक्स्ड होता है तो स्टिफनेस होती है 4EI बाई एल। लेंथ कितनी है ओए की? ओए की लेंथ है, ओए की लेंथ है 3 मीटर। तो 4EI बाई एल के कारण क्या आ गया? 4EI बाई लेंथ इज 3। ओ टू बी देखोगे, ओ टू बी फार एंड क्या है? हिंज। फार एंड हिंज पर स्टिफनेस कितनी होती है? 3EI बाई एल। 3EI बाई एल। क्लियर है मेरा बात? ओ टू सी फार एंड क्या है? कंटिन्यूस। ठीक है, फार एंड कंटिन्यूस है, आगे एक और सपोर्ट है, तो स्टिफनेस कितनी होती है? 4EI बाई एल। 4EI बाई 3। यहां क्या? समीशन स्टिफनेस, तीनों को जोड़ने का। 4/3 प्लस 3/4 प्लस 4/3 कितना हो जाता है भाई बताइए? ये हो जाता है 3.4167 EI। दिस इज 3.4167 EI। तीनों को जोड़ दिया, समेशन कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मेंबर ओए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। जॉइंट ओ पर तीनों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। इसने कंट्रीब्यूशन किया है इतना, ओए ने, ओबी ने इतना कंट्रीब्यूट किया और ओसी ने इतना कंट्रीब्यूट किया। सबने मिलकर टोटल इतना जॉइंट पर स्टिफनेस क्रिएट किया है। तो ओए ने कितना कंट्रीब्यूट किया? इतना अपॉन इतना। कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट किया? इतना अपॉन इतना। 4/3 अपॉन 3.1467 कितना होता है भाई बताइए? 4/3 अपॉन 3.4167 ये होता है 0.390। ये होता है 0.39। 3/4 अपॉन 3.1467 कितना होता है? ओबी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 3/4। तो 3/4 अपॉन 3.4167 ये होता है 0.2195। ओबी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो गया? 0.2195। वैसे ही ओसी ने टोटल स्टिफनेस में से इतना कंट्रीब्यूट किया, तो उसका भी 0.39। 4/3 अपॉन 3.1467 कितना हो गया? 0.39। क्लियर है? टोटल मारोगे तो कितना आएगा? टोटल मारोगे तो ये 1 आएगा। क्लियर है मेरा बात? तीनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है समझने का कोशिश करिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, कल को इस जॉइंट पर कोई भी आपदा आएगी, कोई भी एनर्जी आएगी, तो ओए उसमें से कितना मूवमेंट को एब्जॉर्ब करेगा, ओबी कितना मेंबर कितना मूवमेंट एब्जॉर्ब करेगा, ओसी मेंबर कितना मूवमेंट को एब्जॉर्ब करेगा, कौन कितना कितना मूवमेंट को उठाने वाला है। क्लियर है मेरा बात? मान लो यहां पर मूवमेंट आ गया 200 किलो न्यूटन मीटर का, तो ओबी ओए कितना उठाएगा? ओए 200 किलो न्यूटन में 39% उठा लेगा। मतलब 39.39 इंटू 200 कितना होता है? 0.39 इंटू 200 बताओ भाई फटाफट। 0.39 इंटू 200 ये होता है 78। मतलब जब 200 किलो न्यूटन मीटर की मूवमेंट आएगी जॉइंट ओ पर, आपदा आएगी, तो सबसे पहले ओए भाग के आएगा, बोलेगा यार मैं ज्यादा स्टिफ हूं, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ज्यादा है, तो 200 में से 78 किलो न्यूटन बाबा मेरे को दे दो। ये भी बोलेगा 78 किलो न्यूटन मेरे को दे दो। ये कितना लेगा बचा हुआ? 0.2195 इंटू 200 कितना होता है? 0.2195 इंटू 200 43.9 का मूवमेंट ये उठा लेगा। तीनों मिलकर कितना मूवमेंट उठा लेंगे? तीनों मिलकर 200 किलो न्यूटन का मीटर उठा लेंगे। क्लियर है मेरा बात?
समझ आया? टोटल करोगे तो कितना आएगा? 200 के आसपास। राजकुमारी जी समझ आया? मयंक समझ आया? अब हाल फिलहाल तो अपन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख रहे थे, तो पूरा ये लिखने का आपको जरूरत नहीं है ना? आप तो सिर्फ इतना लिखिए, इसको मिटा देते, 200 कुछ था नहीं, उसको मिटा देते। क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट? बढ़ जाए आगे भैया? चलिए अब गाड़ी बढ़ाई जाए आगे। अगला बेसिक जो अपन को समझना है दैट इज कैरी ओवर फैक्टर। देखिएगा, अब पढ़ते हैं अपन कैरी ओवर फैक्टर। ठीक है धनंजय, ये सही तरीका होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? कैरी ओवर फैक्टर की डेफिनेशन होती है, इट इज रेशियो ऑफ मूवमेंट डेवलप्ड at far end is to movement applied at near end। नियर एंड पर मूवमेंट m लगाने के कारण फार एंड पर जो मूवमेंट जनरेट होता है वो रेशियो कैरी ओवर फैक्टर कहलाता है। क्लियर है मेरा बात? मतलब मान लीजिए ए है, बी है, लेंथ है 4 मीटर, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई है, आपको निकालना है कैरी ओवर फैक्टर ए बी। कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? कैरी ओवर फैक्टर ए बी होता है कि नियर एंड पर मूवमेंट है ना। कैरी ओवर फैक्टर ए बी मतलब ए क्या है? नियर एंड, बी क्या है? फार एंड। नियर एंड पर मूवमेंट एम अप्लाई करने से फार एंड पर कितना मूवमेंट आता है वो रेशियो होता है कैरी ओवर फैक्टर। मतलब बी पर कितना मूवमेंट आएगा जब ए पर आप मूवमेंट एम अप्लाई करोगे तब। क्लियर है मेरा बात? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम याद करो आप लोग कैरी ओवर भेजते थे कितना? आधा, साइड की तरफ आधा भेजते थे, साइड की तरफ आधा भेजते थे, है ना। जो भी मूवमेंट है उसका आधा ट्रांसफर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन केसेस में आपका कैरी ओवर फैक्टर आधा अर्थात 0.5 होता था। क्लियर है मेरा बात? मान लीजिए इस क्वेश्चन में मेरे को कैरी ओवर फैक्टर ए बी निकालना है, तो बी पर कितना मूवमेंट आएगा जब ए पर मूवमेंट अप्लाई हो। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? ए पर मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ए पर मूवमेंट अप्लाई करते हैं। ए पर मूवमेंट अप्लाई किया एम का, यहां ए पर एक रिएक्शन लग रहा होगा, ए पर एक रिएक्शन लग रहा होगा आर। तो पहले तो ये आर निकाला जाए। ए पर डिफ्लेक्शन 0 करूंगा, मूवमेंट के कारण कितना डिफ्लेक्शन आ रहा होगा? मूवमेंट के कारण डिफ्लेक्शन आ रहा होगा ml²/2ei। आर के कारण अपवर्ड डिफ्लेक्शन आ रहा होगा RL³/3ei। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आर कितना मिलेगा? 3m/2l। ei कट के 0 में शहीद हो जाएगा, l² से क्यूब कट जाएगा, आर कितना मिलेगा? 3m/2l। क्लियर है मेरा बात? अब बी पर मूवमेंट निकालना है। बी पर मूवमेंट कितना हो जाएगा? मूवमेंट एट बी ये हो जाएगा, बी पर मूवमेंट निकालना। राइट पे पहला मूवमेंट है एम, ये वाला। राइट पे फोर्स भी है R/4 की, है ना। राइट पर फोर्स भी है ना। ये 4 मीटर को एल ले लेते, क्या ले लेते? एल ले लेते। राइट में फोर्स भी है आर, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट एम माइनस R/L। तो बी पर मूवमेंट कितना हो गया? बी पर मूवमेंट हो गया, आर की वैल्यू कितनी है भैया? आर की वैल्यू अभी निकाली 3m/2l इंटू एल। एल से एल चला गया तो क्या मिला? मूवमेंट एट बी m-3m/2। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? -m/2। राइट में लोडिंग की वजह से कैसा मूवमेंट आ रहा है? माइनस। यार क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना था और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना था, फाइनल आंसर क्या आया? नेगेटिव। मतलब इन दोनों की वजह से
या अप्लाइड एम और अप्लाइड आर की वजह से यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है -m/2 का, एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस है क्योंकि, तो उसके कारण बी पर रेजिस्टिंग मूवमेंट कितना होगा, बी पर रेजिस्टिंग मूवमेंट कितना होगा, या राइट में जो फोर्सेस मूवमेंट लगा है उनके कारण अप्लाइड m/2 रेजिस्ट करने के लिए उल्टा लगाएगा, क्लॉकवाइज m/2, है ना। तो मूवमेंट एट बी कितना हो गया, +m/2। कौन सा मूवमेंट, रेजिस्टिंग मूवमेंट, फिक्स्ड एंड पर रेजिस्ट करने वाला मूवमेंट हो गया +m/2। तो कैरी ओवर फैक्टर कितना हो गया, बी पर कितना मूवमेंट जनरेट हुआ, +m/2। कब, जब ए पर मूवमेंट लगाया था m, कितना आया कैरी ओवर फैक्टर, 1/2, अर्थात 0.5। इसलिए मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग साइड की तरफ आधा बेचते थे, अंदर की तरफ आधा बेचते थे। क्लियर है मेरा बात, क्योंकि कैरी ओवर फैक्टर कितना था, 0.5। नोट करिए, कोई डाउट तो पूछिए। चलिए भाई, कहानी बढ़ाई जाए आगे, नोट कर लो फटाफट इसको। अब हाँ भाई, अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। तो कुछ बेसिक अपन ने पढ़ा, क्या क्या, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, स्टिफनेस, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और कैरी ओवर फैक्टर। अब पढ़ना है अपन को स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्लियर है मेरा बात। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं, इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होती है, आपको याद होगी आई गेस, मेंबर ए बी में मूवमेंट निकालना है, एम ए बी, ये कितना होता है, एम एफ ए बी प्लस 2EI/L 2 टाइम्स ऑफ थीटा ए प्लस थीटा बी प्लस -3 del/L। क्लियर है मेरा बात, ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होती है ना। इसको अगर और अपन खोल कर लिखे तो एम ए बी कितना होता है, एम एफ ए बी प्लस 4EI/L थीटा ए 2EI/L थीटा बी प्लस -6EI/L²। क्लियर है मेरा बात। हाँ जी, क्या प्लस, अच्छा एम बी प्लस कैसे हुआ, पिछले क्वेश्चन में देखना भाई, हीरो हीरालाल नवीन कुमार 975, है ना। ये बात बताती है कि तुम लोग बचपन से गड्ढे में हो, गड्ढे में भी नहीं हो, गड्ढे में तुम लोग ने अपना बोरवेल खोदा है, ठीक है, उस बोरवेल के अंदर बैठे हो आप लोग। हमारी कोचिंग में आपको आना चाहिए था। कहाँ पे कोचिंग की है भाई, मैं तो यहीं पे हूँ, इंजीनियर्स एकेडमी में मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट 2 ईयर्स से आई गेस, ठीक है, और 1.5 ईयर्स से, ठीक है, और मैं कंटिन्यूस यहाँ आता हूँ इंजीनियर्स एकेडमी में, कई सेंटर्स में लेक्चर्स लेता हूँ, जयपुर, जोधपुर, भाई जोधपुर ईए में तो मैं ही पढ़ाता हूँ, गेट की बैच में। अरे 2019 में मैंने पढ़ाया यार जोधपुर में, क्या बात कर दी यार धनंजय। हाँ जी, नहीं मैंने पढ़ाया है गेट की बैच में, नहीं एसएससी जेई में मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने गेट की बैच में और ईएस की बैच में पढ़ाया था, और आरपीएससी एएन की बैच में भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है, जून में आया था मैं, गर्मी में, ठीक है। अब देखिएगा, क्या
मान लीजिए महेंद्र सर वहां पर दिखते है ना, और एक और सर है उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। मान लीजिए एक लोड है 100 किलो न्यूटन, ये ए है ये बी है, 2 मीटर 2 मीटर। यार बी पर मूवमेंट निकालना है अपन को, नवीन और धनंजय और राजकुमारी और मयंक। बी पर मूवमेंट कितना हो जाएगा? बी पर मूवमेंट राइट से निकालूंगा तो कितना होगा? 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 200। कैसा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज है। अब यहां से क्लॉकवाइज है तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब सी पर मूवमेंट कितना आ रहा होगा? सी पर मूवमेंट आ रहा होगा, राइट से निकालूंगा तो 100 इंटू 4, 400 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या है? ये ड्यू लोडिंग है, अप्लाइड मूवमेंट है। रेजिस्टिंग मूवमेंट कितना होगा? है ना, रेजिस्टिंग होगा एंटी क्लॉकवाइज 400। लोड के कारण कितना आ रहा है? लोड के कारण अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसको झेलने के लिए यहां पर एंटी क्लॉकवाइज 400 आना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बात? अच्छा, बी पर रिएक्शन कितना हो रहा होगा? बी पर रिएक्शन एक ही लोड है, इसी को उठाना है, 100 हो रहा होगा। अब बी पर मूवमेंट निकालते हैं लेफ्ट से। बी पर लेफ्ट से मूवमेंट निकालूंगा तो 100 इंटू 2 क्लॉकवाइज माइनस 400, कितना आया? ये माइनस 200 आया। वही अगर तुम लोग के हिसाब से मैं इसको प्लस 400 माना होता, जैसा अभी बोल रहे हो, प्लस 400 माना होता तो 200 और प्लस 400 तो 600 हो गया होता बाबा। मतलब राइट से अलग लेफ्ट से अलग निकाल लेते तुम। और माइनस आया मतलब यहां से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, अच्छी बात है। यहां से क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो हॉगिंग होएगा, तभी तो हॉगिंग होएगा। क्लियर है मेरा बात? ठीक, चलिए गाड़ी बढ़ाते आगे। अब तो अपन ने बड़ा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, जिसको आप लोगों ने आई गेस लिख लिया होगा। नहीं लिखा है? फटाफट लिखिए। अब बड़ी गौर से देखिएगा, तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को गौर से अगर अपन देखोगे, एबी पर मेंबर, कोई भी मेंबर एबी है, उस पर आपको मूवमेंट निकालना है। तो सबसे पहले अपन कौन सा मेथड पढ़ रहे? डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस को स्टिफनेस मेथड ऑफ एनालिसिस भी बोलते हैं, है ना। अब स्टिफनेस मेथड है तो स्ट्रक्चर को क्या बना देते? स्टिफ बना देते। मतलब सबको पकड़कर क्या बना देते? फिक्स्ड बना देते। अब सबको एबी मेंबर में आपको मूवमेंट निकालना है, तो पहले तो एबी को अपन ने क्या बना दिया था? फिक्स्ड बना दिया था। पर कायदे से वो फिक्स था क्या? नहीं, वो हिंज था। अब हिंज था तो हिंज पे थीटा आता है, तो हिंज पर थीटा दिया, उसकी स्टिफनेस के हिसाब से थीटा दिया। स्टिफनेस कितनी होती है? 4EI/L। सामने वाले को भी थीटा दिया, पर सामने वाली की स्टिफनेस आधी रह गई, क्योंकि कैरी ओवर फैक्टर कितना होता है? 0.5। नियर एंड पर अगर 4EI/L था तो आगे वाले पे अपन ने आधा भेजा, 2EI/L। और अगर सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट के कारण भी फिक्स्ड एंड मूवमेंट जनरेट हुआ होगा। सबको फिक्स्ड माना है आपने। अगर लेफ्ट सपोर्ट सेटल हुआ होगा, सॉरी, अगर राइट सपोर्ट सेटल हुआ होगा तो -6EI/Δ/L² लेना, और लेफ्ट सपोर्ट सेटल हुआ होगा तो +6EI/Δ/L² लेना। मतलब ये डेल क्या है? ये डेल सेटलमेंट के कारण है। ये थी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। क्लियर है मेरा बात? आप लोग ने क्या किया? आपने रट लिया। अभी भी मैं बहुत कम समझा रहा हूं, रेगुलर क्लास में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। आपने क्या किया? ये इक्वेशन रट लिया और क्वेश्चन बनाना चालू, है ना। 20 में 15 मिल जाएंगे इसमें, फिर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में 20 में 15 मिल जाएंगे, 4-5 तो कहीं और से ले आएंगे, है ना। पेपर निकल गया या डेट आई डू नॉट नो। अगर रेगुलर क्लास की अलग फीस है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट यार, है ना।
राजकुमारी तो देख रही है, उससे देख लीजिएगा। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ऐसा, एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एक यूडीएल लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 100 किलो न्यूटन। दिस इज 4 मीटर्स, दिस इज 3 मीटर्स एंड 3 मीटर्स, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्लियर है मेरा बात? ठीक। अब आपको इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है धनंजय। क्या करना है? एनालाइज करना है। अब एनालाइज करने का मतलब होता है आपको मूवमेंट्स निकालना है स्ट्रक्चर में, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है, शेप फोर्स डायग्राम बनाना है और डिफॉर्म्ड कर्व बनाना है। अपन सिर्फ मूवमेंट निकालना सीख रहे हैं। क्लियर है मेरा बात? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मूवमेंट इंपॉर्टेंट है मेन। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब इसको एनालाइज करना है तो सबसे पहला काम क्या करिएगा? फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालिएगा। फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे जब अपन, तो MFAB, मैं नेक्स्ट बार जब भी जोधपुर आऊंगा, जब कोरोना खत्म हो जाएगा, है ना, जब कोरोना खत्म हो जाएगा, जब मैं जोधपुर आऊंगा तब आप लोग आकर मुझसे मिल लीजिएगा, है ना। 2 दिन में आपको निकाल कर देके पूरा कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बताना नहीं किसी को, बता भी दोगे सेंटर पे कर दूंगा। क्लियर है? उतना मत सोचिए। चलिए MFAB निकालना है अपन को। सबसे पहले अपन सबसे पहले क्या सोचते हैं? सब फिक्स्ड है। सब फिक्स्ड है तो जब यूडीएल लगता है तब फिक्स्ड एंड मूवमेंट, पीछे पन्ना पलटोगे, जब यूडीएल लगता है तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट कितना होता है? -WL²/12 AB में, और BA में कितना होता है? +WL²/12, है ना भाई। अब W कितना है? 20, -20 × 4 का स्क्वायर बटा 12 कितना हो जाता है भाई? बताओ जल्दी जल्दी। 20 × 4 का स्क्वायर, 20 × 16 बटा 12, ये होता है 26.67। दिस विल बी -26.67 प्लस WL²/12 कितना हो जाएगा? +26.67, है ना। W कितना है? 20 × 4 का स्क्वायर/12। वैसे ही MFBC निकालूंगा मैं और MFCB निकालूंगा। अगर मैं MFBC सेंटर पर लगाए पॉइंट लोड, जब आप कानपुर से हो, अच्छा कानपुर भी मैं आता था, अभी नहीं आता हूं, है ना। तो आप लखनऊ आ सकते हो, कानपुर से लखनऊ पास है, वहां मैं फिर भी जाता हूं, लास्ट ईयर से जा रहा हूं, ठीक है। तो MFBC कितना हो गया? MFBC हो गया -WL/8 और MFCB कितना हो गया? +WL/8, है ना। -W कितना है? 100, -100 × 6/8, -600/8 और +600/8 कितना होता है? दिस इज 75। सो दिस विल बी -75 किलो न्यूटन मीटर एंड दिस विल बी +75 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है मेरा बात? तो पहला काम किया अपन ने? फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकाला। अच्छा, वैसे फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने के पहले आप चाहो तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी भी निकाल सकते हो। क्यों? डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ रहे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो यहां निकाला था अपन ने काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। वो कितनी होगी यार? फिक्स सपोर्ट है, कितनी फ्रीडम होती है? कोई फ्रीडम नहीं होती। हिंज पर कितनी फ्रीडम होती है? एक फ्रीडम होती है। कौन सी? थीटा, है ना। डेल एक्स डेल वाई नहीं होती यार। डेल एक्स तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्स में लोड ही नहीं है ना। तो डेल एक्स तो हो ही नहीं सकता। एक्स डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है तो डेल एक्स तो हो नहीं सकता। फिक्स पे फ्रीडम 0, हिंज पे फ्रीडम 1, हिंज पे फ्रीडम 1, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी थी? 2। ये 2 चीजें क्या थी? ये 2 चीजें थी थीटा बी और थीटा सी। इन दोनों के पीछे भागने वाले अपन क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसको स्टिफनेस मेथड भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में अपन पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते,
उनकी मदद से एक्शंस निकालते हैं, यानी कि मूवमेंट्स निकालते हैं। तो पहले अपन ये थीटा निकालेंगे, उनकी मदद से मूवमेंट निकालेंगे, देखते जाइए। और स्टिफनेस मेथड पढ़ रहे, डिस्प्लेसमेंट मेथड आल्सो कॉल्ड एज स्टिफनेस मेथड, उसमें पूरे स्ट्रक्चर को स्टिफ कर दिया जाता है, क्लियर है, सबको फिक्स्ड माना जाता है। अब दूसरा काम जो आपको करना है, दूसरा काम है आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखनी है। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, कर लिया क्या? ठीक। अब लिखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस, पहले मैंने ए बी मेंबर के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखा। एम ए बी कितना होएगा भैया? एम ए बी होता है एम एफ ए बी प्लस 2EI बाई एल ट्वाइस ऑफ थीटा ए प्लस थीटा बी, ट्वाइस ऑफ थीटा ए प्लस थीटा बी। क्लियर है मेरा बात? ये एम ए बी की इक्वेशन होती है। अब एम ए बी, एम एफ ए बी कितना निकाला था? अभी निकाला था एम एफ ए बी -26.67, 2EI बाई ए बी का लेंथ, ए बी का लेंथ है बाबा 4 मीटर, 2 टाइम्स ऑफ थीटा ए प्लस थीटा बी। भाई थीटा ए, सपोर्ट ए तो फिक्स्ड है, फिक्स पर थीटा कितना होता है? फिक्स पर थीटा 0 होता है, तो थीटा ए को अपन ने 0 डाल दिया, काट दिया। तो एम ए बी कितना मिला भैया? एम ए बी मिला -26.67 प्लस 0.5 EI थीटा बी। ये एम ए बी की इक्वेशन बनी। फिर लिखा अपन ने एम बी ए, एम बी ए बी का लिख दिया, अब बी ए की इक्वेशन लिखी। एम बी ए कितना हो गया? एम बी हो गया एम एफ बी ए 2EI बाई एल ट्वाइस ऑफ थीटा बी प्लस थीटा ए। अब भाई देखो, एम ए बी में एम एफ ए बी था, तो एम बी ए में एम एफ बी ए हो गया। एम ए बी में 2 थीटा ए प्लस थीटा बी था, तो एम बी ए में 2 थीटा बी प्लस थीटा ए हो गया। क्लियर है मेरा बात? जिसमें थीटा ए का मान कितना है? 0, काट दिया। तो एम बी ए कितना निकलेगा? एम बी ए निकला, एम एफ बी ए कितना है भैया? एम एफ बी ए है प्लस 26.67, बी ए की लेंथ कितनी है? 4 मीटर, तो 2/4 कितना हो गया? 0.5, 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? EI थीटा बी। लेंथ जब तुम 4 डाल लोगे तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 4/4 1 EI थीटा बी मिल जाएगा। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखी अपन ने सीबी के लिए, एम सी बी यहां से लिखते ज्यादा मजा आएगा। बीसी के लिए एम बी सी कितनी होगी? एम एफ बी सी प्लस 2EI बाई एल 2 टाइम्स ऑफ थीटा बी प्लस थीटा सी। ठीक है भाई, एम बी सी, एम एफ बी सी कितना आया था? -75। बीसी का लेंथ कितना है भैया? बीसी का लेंथ है 6 मीटर, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। भैया थीटा ए फिक्स था, तो थीटा ए को 0 किया था, बी और सी फिक्स नहीं है, उनमें थीटा का मान आएगा। क्लियर है मेरा बात? तो अब एम बी सी कितनी हो गई? एम बी सी हो गई -75, है ना, 0.67 EI थीटा बी प्लस 0.33 EI थीटा सी। क्लियर है मेरा बात? 4/6 0.67 एंड 1/3 इज 0.33, 2/6 मतलब। क्लियर है मेरा बात? अब एम बी सी ए लिखा हुआ है, एम सी बी भी लिख लेते भैया फटाफट। एम सी बी होगा एम एफ सी बी, एम सी बी क्या होगा? एम एफ सी बी। अब बड़े हो रहे अपन, है ना, बच्चे लिखते पूरा। एम सी बी एम एफ सी बी प्लस 2EI बाई एल 2 थीटा सी प्लस थीटा बी। तो एम सी बी क्या हो गया? प्लस 75 प्लस 0.33 EI थीटा बी प्लस 0.67 EI थीटा सी, है ना। देखो 1/3 2/6 is 1/3, that is 0.333 into थीटा बी, 0.333 into 2.67 EI थीटा सी। क्लियर है मेरा बात? कोई आपत्ति? बढ़ जाए आगे? ठीक, नोट कर लिया इसको आप लोगों ने? ठीक। अब ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना। क्या कर रहे हैं अपन?
अपन डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल होता, वही याद करो। फोर्स मेथड में कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन का इस्तेमाल होता था, नवीन ने बताया था कल अपन को। ठीक है, चलिए अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। अपन को पता है कि क्वेश्चन को वापस से अगर मैं बनाऊं, अपन को पता है यहाँ यूडीएल लगा है, यहाँ लोड लगा है 4 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, स्केल में बिल्कुल नहीं है। अपन को पता है कि बी एक हिंज सपोर्ट है, सी भी एक हिंज सपोर्ट है। बी हिंज है तो अपन को पता है कि यार हिंज पर मूवमेंट कितना होता है, 0। हिंज पर मूवमेंट 0 होता है, पहले लेक्चर में ही बताया था मैंने आपको। बी हिंज है तो हिंज पर मूवमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो अपन ने बी को देखा, किसको देखा, बी को देखा। बी को देखा जब, तो बी का लेफ्ट में बी ए दिखा, बी का राइट में बीसी दिखा। बी का लेफ्ट में बी ए दिखा, बी का राइट में बीसी दिखा। तो क्या लिखा अपन ने, एम बी ए प्लस एम बी सी बराबर कितना, 0। एम बी ए प्लस एम बी सी बराबर 0। फिर अपन ने देखा यार सी भी तो हिंज है, हिंज पर भी मूवमेंट कितना होगा, हिंज पर मूवमेंट होगा 0। हिंज पर मूवमेंट 0 होगा तो अपन ने सी को देखा। सी को देखा तो सी का लेफ्ट में सी भी दिखा, सी का राइट में कुछ भी नहीं दिखा। तो क्या लिखा, एम सी बी बराबर 0। क्लियर है। तो ये अपनी दो, अपन के अननोन्स कितने थे, 2 थे। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी थी, 2, थीटा बी और थीटा सी। तो 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन की अपन को जरूरत पड़ी। ये आपकी 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। क्लियर, एम बी ए प्लस बी सी बराबर 0 एंड एम सी बी बराबर 0। अब देखिएगा, एम बी ए, सॉरी ये एम बी ए की लाइन है और ये एम बी सी की लाइन है। एम बी ए प्लस एम बी सी बराबर 0 करना है, मतलब इसको और उसको ऐड करना है और 0 के बराबर करना है भैया। तो यार प्लस 26.67 माइनस 75, प्लस 26.67 प्लस माइनस 75 कितना होता है भैया, बताओ। ये होता है माइनस 48.33। बी ए और बी सी को ऐड करना था, इसको उसको ऐड करेंगे तो पहला चीज प्लस 26.67 माइनस 75, ये कितना आ जाएगा, माइनस 40, कितना बोला था यार, माइनस 48.33, माइनस 48.33। ठीक है भाई। ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा बी, ये कितना हो गया, ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा बी 1.67 ई आई थीटा बी प्लस 1.67 ई आई थीटा बी प्लस इसका तो पूरा हो गया 0.33 ई आई थीटा सी। यहां पे थीटा सी नहीं है तो सिर्फ प्लस 0.33 ई आई थीटा सी प्लस 0.33 ई आई थीटा सी बराबर कितना, 0। यह आपकी पहली इक्वेशन बनी, यह आपकी पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, दूसरी इक्वेशन एम सी बी बराबर 0। एम सी बी कितना था, ये एम सी बी था, इतना बराबर कितना, 0। 75, 0.33 ई आई थीटा बी 0.67 ई आई थीटा सी। चलिए भाई, दूसरी इक्वेशन बनी आपकी 75, 0.33 ई आई थीटा बी 0.67 ई आई थीटा सी बराबर कितना, 0। ये बनी आपकी दूसरी इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना। क्लियर है मेरा बात। ई आई थीटा बी, ई आई थीटा सी को सॉल्व करना है। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर लेकर बैठे होगे तुम लोग, है ना, फटाफट 1 मिनट दिया है मैंने आप लोग को। ई आई थीटा बी कितना और ई आई थीटा सी कितना, बताइए फटाफट, क्या वैल्यू आती है। सॉल्व करिए कैलकुलेटर में।
ये सॉल्व कर लोगे, ये यकीन है मेरे को, विश्वास नहीं है पर, है ना, तो मेरे यकीन को विश्वास में कन्वर्ट करना है तुम लोग को, है ना। ये नहीं कर पाए फिर तो बहुत ही गलत हो जाएगा। आज ही बताना है यार। ए आई थीटा भी आया होगा आपका 7.233। क्लियर है मेरा बात? 7.2233, सॉरी 7.2233। इसका वैल्यू इसमें डाल के ए आई थीटा सी निकालिए कितना आता है। ए आई थीटा सी आता है -115.5। क्लियर है मेरा बात? हाँ भाई, सही बात है धनंजय, 533। क्लियर है मेरा बात? तो यह आया आपका ए आई थीटा बी, ए आई थीटा सी। अब चूंकि ए आई थीटा बी और ए आई थीटा सी मिल चुका है, अब इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी बताओ। है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, सॉल्व कर लिया अपन ने। मयंक और राजकुमारी कहां गायब हो गए भाई आप लोग? हाँ जी। अब चूंकि ए आई थीटा भी ए आई थीटा से मिल गया है, यह आपकी एम ए बी है, एम ए बी की इक्वेशन थी ये, -26.67 प्लस 0.5 ई आई थीटा बी। यार ई आई थीटा भी मिल गया अपन को, है ना, ई आई थीटा बी की वैल्यू पता चल गई है, तो एम ए बी निकालते, है ना भाई। एम ए बी कितना हो जाएगा देखते। एम ए बी, एम ए बी बताओ भाई, -26.67 प्लस 0.5 इंटू ई आई थीटा बी। ई आई थीटा बी की वैल्यू अभी अभी अपने निकाली थी क्या, 7.2233। क्लियर है मेरा बात? तो बताओ भाई, -26.67 प्लस 0.5 इंटू 7.2233 कितना होता है? एम ए बी का वैल्यू निकालेंगे नवीन, एम बी ए का वैल्यू निकालेंगे मयंक, एम बी सी का वैल्यू निकालेंगी राजकुमारी, और एम सी बी का वैल्यू निकालेंगे धनंजय। ठीक है, फटाफट निकालिए। एम ए बी आया 23.05, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस, -23.05, ये आया एम ए बी। वैसे ही एम बी ए कितना आया भाई बताओ? एम बी ए, सब एम ए बी बता रहे हो, एम बी ए बताओ। 33.05, एम बी सी कितना आया?
MBC निकालिए फटाफट। क्या ये -33.05 आ रहा है क्या? चेक करिए। ये MBC की इक्वेशन थी। EI थीटा बी भी ज्ञात हो चुका है, EI थीटा सी भी ज्ञात हो चुका है। चेक करिए MBC आया क्या? -33.05। मयंक बाबू कहां गायब हो गए? ठीक। और MCB जब आप निकालोगे आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। सॉल्व कर कर देख लीजिएगा MCB कितना आएगा, इसको आप पुट करिएगा। EI थीटा बी भी पता है, EI थीटा सी भी पता है, आपको वैल्यू मिलेगी 0। क्लियर है मेरा बात? तो यार सी हिंज था, हिंज पर मूवमेंट 0 आना चाहिए था, आ भी रहा है। बी का लेफ्ट का मूवमेंट और बी का राइट का मूवमेंट दोनों बराबर और अपोजिट साइन का होना चाहिए, आ भी रहा है। तो ये हुआ आपका स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से क्वेश्चन। क्लियर है मेरा बात? हाँ, बी पर हिंज है, इसलिए बी का लेफ्ट का मूवमेंट और बी का राइट का मूवमेंट दोनों का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक, अब गाड़ी बढ़ाई जाए आगे। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मान लीजिए क्वेश्चन होता सेम क्वेश्चन होता ए बी सी 20 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको ज्यादा मजेदार बनाया जाए। और लोड 200 किलो न्यूटन, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, ए बी सी। साथ ही साथ आपको बोला होता सपोर्ट बी सेटल्स बाय 30 mm and C settles by 10 mm, 12 mm ले लेते, ज्यादा मजा आएगा। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में EI दिया होता 20,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बोला होता एनालाइज करो। अब क्या बोला होता है? एनालाइज करने के लिए। ठीक है, मेरे को लगता है मयंक बाबू गायब हो गए। अरे मयंक तो है यार। ठीक है, अब बोला होता है एनालाइज करने के लिए। यार इस क्वेश्चन में अलग क्या है? इस क्वेश्चन में सेटलमेंट भी दिया है, इस क्वेश्चन में सेटलमेंट भी दिया है। क्लियर है मेरा बात? अब जब सेटलमेंट देगा तब फिक्स्ड एंड मूवमेंट का फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैसे? याद करो, पहला तो अपन सबको फिक्स्ड मानते, सबको फिक्स्ड माना आपने। अब पहला काम क्या किया? फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाला। जब फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाला तो पहले निकाला आपने MFAB। MFAB, यार ये वाला सपोर्ट सेटल हो रहा 30 mm से। कितने mm से? डल कितना है? 30 mm है ना। ये सपोर्ट ऐसे सेटल हो रहा है, ये वाला सपोर्ट भी सेटल हो रहा है पर कम सेटल हो रहा है। क्लियर है मेरा बात? ये सेटलमेंट कितना है? 12 mm। क्लियर है मेरा बात? डल क्या होता है? डल होता है
रिलेटिव सेटलमेंट बिटवीन सपोर्ट्स, रिलेटिव सेटलमेंट बिटवीन सपोर्ट्स, सपोर्ट्स के बीच में कितना सेटलमेंट है वो होता है डेल। क्लियर है मेरा बात? अब जब एम ए बी निकालना है यार, यूडीएल के कारण माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होएगा। जब राइट वाला सपोर्ट सेटल होता है तो याद करो पीछे फिक्स्ड मूवमेंट निकाला है, जब राइट वाला सपोर्ट सेटल होता है तो मूवमेंट कितना जनरेट होता है, याद करो मैंने आपको बताया था जब राइट वाला सेटल होता था तो दोनों साइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होता था, वही जब लेफ्ट वाला सेटल होता था तो दोनों साइड क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होता था। वैल्यू कितनी होती थी 6ci डेल्टा बाई एल स्क्वायर, है ना। अब राइट वाला सेटल हुआ, ये वाला फिगर दिख रहा, इसमें दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते थे, मतलब एम एफ ए बी भी माइनस 6ci डेल्टा बाई एल स्क्वायर, और एम एफ बी ए जब निकालेंगे या लोड के कारण एम एफ ए बी नेगेटिव एम एफ बी ए पॉजिटिव, जैसे फॉर्मूला लिखा था। पर सेटलमेंट के कारण राइट वाला सेटल होता है तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते, तो दोनों में माइनस 6ci डेल्टा बाई एल स्क्वायर, ई आई दिया है डेल्टा दिया। क्लियर है मेरा बात? तो और वही बात करें एम एफ बी सी का बारे में, एम एफ बी सी लोड का कारण माइनस डब्ल्यू एल बाई 8, लेफ्ट वाला नीचे है राइट वाला ऊपर है, ये वाला फिगर है लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, दोनों साइड क्लॉकवाइज प्लस 6ci डेल्टा बाई एल स्क्वायर, और एम एफ सी बी भी प्लस डब्ल्यू एल बाई 8 प्लस 6ci डेल्टा बाई एल स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि लेफ्ट वाला नीचे है राइट वाला ऊपर है, दोनों साइड पॉजिटिव। क्लियर है मेरा बात? W पता है, कैपिटल W भी पता है, L भी पता है। डेल्टा का बात करें, इसमें डेल्टा कितना है, इसमें डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है, रिलेटिव सेटलमेंट बिटवीन सपोर्ट, दोनों सपोर्ट के बीच का सेटलमेंट। ए यहां है, बी उसकी लाइन से, बी ए की लाइन से 30 mm नीचे, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है 30 mm। तो भैया इसमें तो डेल्टा 30 mm है। mm को मीटर में कन्वर्ट करना, क्यों EI मीटर में, तो ये mm में कैसे होगा, तो 30 इंटू 10 का पावर -3 लिखिएगा। पर जब BC का बात हुआ, किसका बात हुआ, BC का, AB BA में B और A के सपोर्ट में 30 mm का दूरी था। पर जब बात हुआ बाबा BC का, B है यहां पे, B यहां है, और C है यहां पे, C यहां है। B 30 mm के गड्ढे में, C 12 mm के गड्ढे में, तो B और C के बीच का रिलेटिव सेटलमेंट डेल्टा 30 - 12 18 mm हुआ, है ना। BC में B 30 mm नीचे, सॉरी B 30 mm नीचे, C 12 mm नीचे, तो इनके बीच की दूरी कितनी है 18 mm। तो BC में डेल्टा कितना हो जाएगा, BC में डेल्टा होगा 18 mm। mm को मीटर में डालिएगा। W पता है, L पता है, डेल्टा पता है, EI पता है। क्या लिखे हो भाई धनंजय, गलती से टाइप हो गया? हाँ भाई देखिएगा, अब कोई बात नहीं, देखिएगा अब तो फिक्स्ड मूवमेंट आपने निकाल लिया, फिक्स्ड मूवमेंट आपने निकाल लिया, उसके आगे की कहानी एकदम सेम है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखोगे, है ना। पर जब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखोगे उसमें वापस से डेल्टा मत ले लेना, उस डेल्टा को तो बाहर निकाल कर ले चुके हैं अपन पहले, है ना। इक्वेशन वही लिखना, एम ए बी एम एफ ए बी 2EI बाई एल 2 थीटा ए प्लस थीटा बी,
प्लस माइनस 3 डेल्टा बाई एल स्क्वायर, फिर मत लिख देना, वो उसको पहले ही ले लिया अपन ने डेल्टा को फिक्स्ड एंड मूवमेंट में। ठीक है, आगे का प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। एम ए बी की इक्वेशन लिखो, एम बी ए की, एम बी सी की, एम सी बी की, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी हिंज है, हिंज पर मूवमेंट जीरो, एम बी ए प्लस एम बी सी बराबर जीरो। सी हिंज है, हिंज पर मूवमेंट जीरो, एम सी बी बराबर जीरो। क्लियर है मेरा बात? दो अननोन है, थीटा बी थीटा सी, दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखा आपने, सॉल्व करोगे तो ई आई थीटा बी, ई आई थीटा सी मिल जाएगा। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में डाल दोगे, फाइनल मूवमेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है मेरा बात? नोट कर लीजिए इसको, होमवर्क है, घर पे पूरा करिएगा, पूरा कर कर मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब कहानी बढ़ाते आगे। अब बात करते हैं अपन स्वे का बारे में, है ना। स्वे तुरंत पढ़ाऊ कि थोड़ा वेट करूं? नहीं यार, आज स्लोप डिफ्लेक्शन का आप वो क्वेश्चन बनाइए जो मैंने आपको दिया है, प्लस एक और क्वेश्चन बनाइएगा स्लोप डिफ्लेक्शन का। यहां यूडीएल लगा है, पॉइंट लोड लगा है, इसेंट्रिक लोड लगा है, 20, 4 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 50 किलो न्यूटन, 70 किलो न्यूटन, 1 मीटर, 3 मीटर, ए बी सी डी। आज के आई कितना आएगा? थीटा बी नहीं पता, यहां फ्रीडम जीरो है, थीटा बी नहीं पता, थीटा सी नहीं पता, थीटा डी नहीं पता। आज के आई आएगा 3, मतलब आज 3 अननोन होंगे, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी। फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना आता है आपको, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगी, एम बी बराबर जीरो, एम सी बराबर जीरो, एम डी बराबर जीरो, अर्थात एम बी ए प्लस एम बी सी बराबर जीरो, एम सी बी प्लस एम सी डी बराबर जीरो, और एम डी सी बराबर जीरो। 3 अननोन, 3 इक्वेशन सॉल्व होगा, ई आई थीटा बी, ई आई थीटा सी, ई आई थीटा डी। याद से निकालिएगा। 2 होमवर्क दिया हो यार आज मैं आपको, दोनों पूरा करना है आपको, तो आपके लिए कल अच्छा होएगा, नहीं वरना मुश्किल होएगा। टॉस मेंस के लायक है सर? नहीं यार, प्री के लायक भी है यार, मेंस के लायक तो है ही, मेंस में तो फेवरेट है ना, और प्री के लिए भी है। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब अभी अपन जब वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, शीट बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, बहुत सारे प्री के क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब ये होमवर्क नोट कर लीजिए फटाफट, फिर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आज मयंक गायब है यार, मयंक दिख नहीं रहा है। मयंक ने लैपटॉप ऑन किया हुआ है, सब चल रहा है, पर मयंक गायब है। राजकुमारी भी गायब है, तो सिर्फ है धनंजय और नवीन, है ना। चलिए गाड़ी बढ़ाते आगे। कल उनको कुछ नहीं समझ आने वाला, ठीक है, आपको फायदा होगा, देखिएगा। अब बात करते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में। किसके बारे में? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से अगर पहला क्वेश्चन जो अपन ने किया था उससे अगर अपन करें, यहां पर यूडीएल लगा था, या अपन कुछ शीट के क्वेश्चन बनाते, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और स्लोप डिफ्लेक्शन का आगे का कल पढ़ेंगे, कुछ शीट के क्वेश्चन बनाते फटाफट, है ना। चलिए कल अपन ने क्वेश्चन बना लिया था, कहां तक का?
हाँ ये बना लिया था, ठीक। चलो 11वां क्वेश्चन बनाते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस का है, गलती से आपको ये फोर्स मेथड के शीट में आ गया, ठीक है। क्या है, सपोर्ट भी सेटल हो गया डाउनवर्ड, तो ए पर ज्यादा मूवमेंट होगा कि बी पर ज्यादा मूवमेंट होगा, है ना। देखते भाई, फटाफट देखते। बी सेटल हुआ था, है ना भाई, क्वेश्चन में दिया है कि बी सेटल हुआ था, देख लेते एक बार। अच्छा इस पे ही बनाते ना यार, वहां क्यों जा रहा हूं मैं। देखिएगा, आपको बी सेटल हुआ था, बी सेटल हुआ तो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया होगा, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया होगा, है ना भाई। तो एम ए बी कितना हो रहा होगा, एम ए बी हो रहा होगा माइनस पी एल बाई 8 माइनस 6 डेल्टा बाई एल स्क्वायर, और एम बी ए कितना हो रहा होगा प्लस पी एल बाई 8, लोड के कारण पॉजिटिव, दोनों साइड एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों नेगेटिव। भाई माइनस माइनस ज्यादा बड़ा वैल्यू मिलेगा, ये प्लस माइनस छोटा वैल्यू मिलेगा, है ना। ये बड़ा वैल्यू मतलब ए पर मूवमेंट ज्यादा जनरेट होगा, मूवमेंट एट ए विल बी मैक्सिमम। क्लियर मेरा बात। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, पर मान के चलो 100 में 95 लोगों को नहीं बनेगा नॉर्मली। कोई डाउट इसमें। चलिए अब तो बनेगा ना पर धनंजय, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसका बीएमडी बनाने का, इसका बीएमडी बनाना मतलब पहले मूवमेंट्स निकालना पड़ेगा अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है। तो चलिए मूवमेंट्स निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन आ रहा होगा, यहां मूवमेंट आ रहा होगा, आर ए, दिस इज ए, दिस इज एम ए। तो यार आर ए निकालना है तो यहां पर हिंज पर मूवमेंट 0 ले सकते, है ना। इस हिंज पर मूवमेंट 0 लेंगे, ब्लैक ही चल रहा है, जब यहां पर मूवमेंट 0 लेंगे, सी नाम दिया मान लो मैंने इसको, तो कितना हो जाएगा, सी का लेफ्ट में आर ए इंटू एल बाई 3 क्लॉकवाइज माइनस एम ए एंटी क्लॉकवाइज बराबर 0, ठीक है। मैंने अभी अज्यूम किया है कि ये एंटी क्लॉकवाइज था, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो आर ए कितना आ जाएगा या एम ए कितना आ जाएगा, आर ए इंटू एल बाई 3, यह एम ए का वैल्यू हो गया, ठीक है भैया। अब इस इंच पर मूवमेंट 0 करते, डी पर, डी पर मूवमेंट 0 करेंगे, ये सी पर मूवमेंट 0 किया था, डी पर मूवमेंट 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, आर ए इंटू, ये दूरी एल बाई 3 है, ये दूरी भी एल बाई 3 है ना। तो आर ए इंटू एल बाई 3 प्लस एल बाई 3 टू एल बाई 3, डी का लेफ्ट में पहले आर ए, डी का लेफ्ट में अगला एम ए, डी का लेफ्ट में ये पी भी है, आज पी की दूरी कितनी है, पी इंटू एल बाई 6, पी इंटू एल बाई 6 बराबर 0। डी का लेफ्ट में 3 चीजें थी, आर ए, एम ए और पी। क्लियर है मेरा बात, तीनों को ले लिया अपन ने। अब इससे एम ए अगर निकाला जाए, आर ए इंटू एल बाई 3 कितना होता है, आर ए इंटू इस 2 को, 2 एल बाई 3 के 2 को यहां लिख देता हूं,
चलो यही लिखता हूं। तो आर ए इंटू एल बाई थ्री तो एम ए होता है बाबा, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ आर ए इंटू एल बाई थ्री, मतलब ये हो गया 2 एम ए माइनस एम ए बराबर पी एल बाई सिक्स। तो 2 एम ए माइनस एम ए कितना हो गया पी एल बाई सिक्स। तो एम ए कितना पता चल गया पी एल बाई सिक्स। क्लियर है मेरा बात। तो आर ए कितना हो गया, आर ए हो गया 3 एम ए बाई एल। आर ए कितना होता है 3 एम ए बाई एल। एम ए है पी एल बाई सिक्स, 3 इंटू पी एल बाई सिक्स, 3 एम ए एल, एल से एल कट गया तो आर ए कितना मिल गया 3 पी बाई सिक्स, है ना। आर ए कितना था 3 एम ए बाई एल, एम ए की वैल्यू कितनी आ गई पी एल बाई सिक्स, तो आर ए का मान मिल गया कितना 3 पी बाई सिक्स। क्लियर है मेरा बात। अब मूवमेंट निकालते हैं सेंटर पर, यहां पर मूवमेंट निकालते हैं बाबा, यहां मूवमेंट निकालेंगे ई पर। ई पर मूवमेंट निकाला, लेफ्ट से निकाला पहले आर ए का वैल्यू 3 पी बाई सिक्स, उसकी यहां से दूरी एल बाई थ्री प्लस एल बाई सिक्स। एल बाई थ्री प्लस एल बाई सिक्स कितना होता है, एल बाई थ्री प्लस एल बाई सिक्स, एल से मिला 6, 2l प्लस एल, है ना, 2l प्लस एल 3l, मतलब l बाई टू। सेंटर था ये l बाई टू, दिख भी रहा है ना। तो 3p बाई सिक्स इंटू एल बाई टू। p का लेफ्ट में एक मूवमेंट भी है pl बाई सिक्स का, मूवमेंट का वैल्यू कितना है pl बाई सिक्स। यहां मूवमेंट निकाला, लेफ्ट में आर ए था 3p बाई सिक्स इंटू एल बाई टू, और लेफ्ट में मूवमेंट था pl बाई सिक्स। तो यहां से कितना आता है ये, इसको सॉल्व किया, एलसीएम कितना हो गया 12, 3pl माइनस 2pl, तो ये कितना हो गया pl बाई 12। मतलब यहां पर मूवमेंट, एंड पर मूवमेंट कितना है pl बाई सिक्स, और सेंटर पर मूवमेंट कितना है pl बाई 12। ऑप्शन ए में यहां पर pl बाई सिक्स नहीं है, pl बाई 12 है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। यहां होना चाहिए pl बाई सिक्स और यहां होना चाहिए pl बाई 12। क्लियर है मेरा बात, याद रखोगे ना, मिटाने वालों मिटा दू, ठीक। यहां पर pl बाई सिक्स, यहां पर pl बाई 12, देखते हैं भाई, pl बाई सिक्स pl बाई 12, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी गलत है, यहां 0 गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्लियर है मेरा बात, गाड़ी बढ़ाए आगे, चलिए अब करते रिएक्शन एट सपोर्ट सी। सपोर्ट सी पर रिएक्शन निकालने का है ना। कोई वापस आया यार, आई थिंक, कौन वापस आया है, नहीं यार वही लोग हैं, क्या पता क्या हो रहा है। अब रिएक्शन एट सपोर्ट सी निकालना, सपोर्ट सी पर रिएक्शन निकालना बड़ा सिंपल है यार, ये बी हिंज है, ठीक है, देखिएगा यहां पर रिएक्शन आर निकालना, बी पर मूवमेंट 0 ले लो, राइट से ले लो, मूवमेंट एट बी 0 लिया, राइट से लिया, पी इंटू पी की दूरी हिंज बी से कितनी है एल बाई टू और एल बाई टू, एल, पी इंटू एल, आर इंटू एल बाई टू जो निकालना बराबर 0, माइनस आर इंटू एल बाई टू, पी इंटू एल, माइनस में माइनस माइनस प्लस एल, एल कट गया तो आर कितना मिल गया भैया 2p, ऑप्शन बी। समझ आया मेरा बात। अच्छा इस टाइम पे कम है, सुबह सब आते हैं। सुबह कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आपका, स्टील, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। द मूवमेंट के रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड थ्रू यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन, मतलब रोटेशन है ट्रांसलेशन नहीं है,
फार एंड क्या है? फिक्स्ड। मतलब स्टिफनेस पूछा है रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन केस 1 में, जब फार एंड क्या है? फिक्स्ड। आंसर क्या है? डी, 4EI/L। ठीक है धनंजय, हिंदी खराब है भाई आपकी, इंग्लिश भी खराब है, 14 DD लिखा है तुमने। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी में, जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है आराम से करो। अब क्वेश्चन नंबर 15 का बात करें, इफ द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ स्पान L and flexural rigidity EI undergoes a unit displacement without rotation, what is the bending moment induced at the fixed end? क्लियर है मेरा बात कि फिक्स्ड एंड पर कितना मूवमेंट जनरेट होगा, ये आपको निकालने का है। BB 4EI/L², यार 4EI/L फॉर्मूला होता है, 4EI/L² कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्या लिखा है आपको कि समझना, आंसर है आपका डी, 6EI/L²। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या कैंटिलीवर का फ्री एंड है, मतलब एक कैंटिलीवर था, ये उसका फ्री एंड कहलाता है। फ्री एंड पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विदाउट रोटेशन, मतलब थीटा नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिफ्लेक्शन होना चाहिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो बोला है, अंडरगोस है यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसमें ये जो फिक्स्ड एंड है ये डेल अमाउंट से डिस्प्लेस हो रहा है, पर रोटेशन नहीं हो रहा। रोटेशन नहीं हो रहा मतलब फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड पर थीटा 0 होता है, तब कितना मूवमेंट जनरेट होगा? 6EI/L², 6EI∆L², 6EI∆L²। अच्छा डेल्टा का वैल्यू कितना है? डेल्टा का वैल्यू 1 है। क्लियर है मेरा बात? हाँ डेल्टा का वैल्यू 1 है क्योंकि यूनिट दिया है, यूनिट मतलब 1। तो आंसर क्या है? 6EI/L²। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, बड़ा गौर से पढ़ने का बस जरूरत है। चलिए अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। ये ILD का क्वेश्चन है यार, मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट इन द सिंपली सपोर्टेड बीम ड्यू टू अ मूविंग UDL। मूविंग मतलब ILD। क्लियर है मेरा बात? तो ये क्वेश्चन है ILD का, इसको स्किप किया जाए। अब 3 मूवमेंट इक्वेशन, 3 मूवमेंट इक्वेशन यानी कि क्लिप्रॉन्स 3 मूवमेंट का बात हो रहा है। क्लिप्रॉन्स 3 मूवमेंट इक्वेशन ये वैलिड होती है जब स्पान इक्वल हो, ऐसा कोई नहीं होता। जब बीम प्रिज्मेटिक हो, प्रिज्मेटिक मतलब थ्रू आउट उसका क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, इसका भी जरूरत नहीं है, क्रॉस सेक्शन वेरी कर सकता है ना, कि यहां से यहां I अलग था, यहां 2I था, यहां 3I था, या जो भी था, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। व्हेन देयर इज नो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, नहीं सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट पे भी एनालाइज होता है। हाँ हिंजेस नहीं होना चाहिए। 3 मूवमेंट मेथड या क्लिप्रॉन्स 3 मूवमेंट इक्वेशन कब आप नहीं यूज कर सकते? जब बीम में इंटरनल हिंजेस हो। क्लियर है मेरा बात? बीम में इंटरनल हिंज होगा तो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का बारे में। द कैरी ओवर फैक्टर फॉर अ प्रिज्मेटिक मेंबर विथ फार एंड हिंज 18 का कितना हो गया? ए। ठीक है भाई धनंजय, मैंने अभी क्या बताया था? जल्दी का काम किसका होता है? जल्दी का काम होता है शैतान का, ठीक है। और तुम तो धनंजय हो, धन को अजय किया तुमने, धन के देवता हो तुम, ठीक है। तो शैतान तो हो नहीं, तो बड़े गौर से देखिएगा धनंजय, क्वेश्चन गौर से पढ़ो। फार एंड क्या है? हिंज है, फार एंड फिक्स्ड नहीं है यार। मैंने आपको बताया अभी आज
ए बी, कैरी ओवर फैक्टर ए बी निकाला था अपन ने, फार एंड क्या था, फिक्स्ड था, तब कैरी ओवर फैक्टर 0.5 आया था। वो क्या बोल रहा है, फार एंड हिंज, ठीक है, नहीं हिंज नहीं होने चाहिए, इंटरनल हिंज नहीं होने चाहिए 3 मोमेंट मेथड में। क्लियर है मेरा बात, उल्टा बात कर रहे हैं आप, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, फार एंड क्या है, हिंज, दिस इज ए, दिस इज बी, लेंथ एल है, कैरी ओवर फैक्टर ए बी, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर ए बी मतलब बी आपका फार एंड है, जो क्या है, हिंज। कैरी ओवर फैक्टर होता है मूवमेंट जनरेटेड एट फार एंड बी ड्यू टू मूवमेंट अप्लाइड एट नियर एंड ए, मतलब बी पर कितना मूवमेंट आएगा जब ए पर आप मूवमेंट अप्लाई करो। ए पर मूवमेंट अप्लाई करते एम, ए पर मूवमेंट अप्लाई किया एम, भाई बी तो हिंज है, बी पर कितना मूवमेंट आएगा, 0। ए पे आपने अप्लाई किया एम, तो बी तो हिंज है, हिंज पर मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है, तो कैरी ओवर फैक्टर कितनी हो गई, 0। क्लियर है मेरा बात, तो आंसर सही कौन सा है, बी। क्लियर है मेरा बात, नोट कर लीजिए। अब गाड़ी बढ़ाते आगे, if a movement is applied to the hinge of a prismatic compass of a if a movement is applied to the hinge end of a prismatic propped cantilever, movement at the fixed end will be, है ना, तो 19 का आंसर धनंजय देंगे, फटाफट दीजिए 19 का आंसर धनंजय। आज ही देना है और कल नहीं देना है। नाइनटीन का बी, नवीन ने दे दिया आंसर, एकदम सही दिया है ना, अभी बताया मैंने, फार एंड हिंज होता है तो कैरी ओवर फैक्टर 0 होता है, क्योंकि हिंज पे यहां मूवमेंट अप्लाई करते हैं, तो फार एंड अगर हिंज है, हिंज पर मूवमेंट 0 होता है। वही अगर फार एंड फिक्स्ड होता है तो यहां एम अप्लाई करते हैं तो आगे m/2 आता है, मतलब फिक्स्ड पर m/2 आता है, तो आंसर क्या हो गया, बी, m/2। ठीक, द रेसिप्रोकल थ्योरम ऑफ मैक्सवेल इज वैलिड फॉर स्ट्रक्चर्स, किस स्ट्रक्चर के लिए मैक्सवेल लग सकता है, मैक्सवेल थ्योरम हो, ठीक है, नोट डालिएगा दिमाग में, पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अपन जितनी भी थ्योरम्स है वो तभी वैलिड है जब स्ट्रक्चर इलास्टिक हो। इलास्टिक मतलब स्ट्रेस लगाओ तो स्ट्रेन हो, प्लास्टिक स्ट्रक्चर पे नहीं है ना, ईटा प्लास्टिक होता है, ईटे पे वैलिड नहीं है चीजें। और आइसोट्रोपिक हो, आइसोट्रोपिक हो यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी एकदम थ्रू आउट सेम हो, होमोजीनियस हो, मटेरियल थ्रू आउट कंटिन्यूस हो। क्लियर है मेरा बात? नवीन कुमार, मैक्सवेल थ्योरम रिमेनिंग है ना? लेट आए थे क्या नवीन? आज पहला चीज जो अपन ने किया वो मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम था। हाँ यार नवीन, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, तुम लोग तोप लाओ, पहले तुम लोग तोप लेके आओ जल्द से जल्द, है ना। तो रेसिप्रोकल थ्योरम किसके लिए? एक सिस्टम इलास्टिक हो, लीनियर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स के कारण क्या होता है? स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन होगा, मतलब हुक्स लॉ फॉलो करेगा। अब इलास्टिक मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है मेरा बात? तो 20 का आंसर क्या हो गया? ए और बी, ये दोनों सही है। मटेरियल प्लास्टिक होगा तो ना मैक्सवेल लगेगा, ना बेटिस लगेगा, ना कास्टिग्लियानो लगेगा, ना मूलर ब्रेस्लाउ प्रिंसिपल लगेगा, जो आगे पढ़ेंगे। क्लियर है मेरा बात? हाँ, वो 10 मिनट में गेम हो गया था मैक्सवेल का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। फॉर अ प्रिज्मेटिक बीम ऑफ लेंथ L एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I, द स्टिफनेस फैक्टर इज। यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिया नहीं है ना, उसने ये नहीं बताया कि फार एंड कंडीशन क्या है ना, फार एंड कंडीशन उसने नहीं बताया। जब भी आपको फार एंड 21 का ए, ठीक, और हाँ जी, मतलब जब भी आपको ऐसा आए स्टिफनेस फैक्टर बोला, ठीक है, तो EI/L कोई भी चीज किसी भी बीम का, आप अगर मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, इस पेन अभी ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक मटेरियल का है, इसको स्टील को बनाओगे तो इसका स्टिफनेस बढ़ जाएगा, ई बढ़ाओगे तो स्टिफनेस बढ़ जाएगा, आई बढ़ाओगे, इनर्शिया बढ़ाओगे तो भी ज्यादा बेंडिंग को रेजिस्ट कर पाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगा। हाँ, लेंथ बढ़ाओगे, है ना, मान लो इसकी लेंथ कम है, आप दबाओगे तो बेंड नहीं होगा, पर इसी की लेंथ ज्यादा होती, इतनी होती, मैं दबाता तो बेंड हो जाती। मतलब लेंथ बढ़ाने पे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और EI बढ़ाने पे स्टिफनेस, मैंने कल आपको बताया था कि स्टिफनेस प्रोपोर्शनल होता है EI/L के, है ना, मतलब इलास्टिसिटी या इनर्शिया बढ़ाओगे स्टिफनेस बढ़ेगी, लेंथ बढ़ाओगे स्टिफनेस घटेगी, वही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोपोर्शनल होता है L/EI के। मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी घट जाएगी, सॉरी, लेंथ बढ़ाओगे तो स्टिफनेस घटेगी पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रक्चर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। स्क्रीन ब्लू हो गई है, सबकी स्क्रीन आ गई भाई? नवीन और धनंजय, स्क्रीन आ रही है आपकी क्लियर कि नहीं आ रही है? जल्दी रिप्लाई करो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? EI/L। आ रहा है धनंजय और नवीन, आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि? क्लियर है, लेकिन ब्लू कलर डोमिनेट कर रहा है। कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत डोमिनेट कर लेने दो, फेवरेट कलर है मेरा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर कितना हो गया? EI/L। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 का बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड्स आर यूज्ड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दिस? कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है ना यार? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्लेसमेंट मेथड है, स्टिफनेस मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इक्विलिब्रियम मेथड जैसा कोई मेथड होता नहीं है ना। पर आप डिस्प्लेसमेंट मेथड में इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हो, करके डिस्प्लेसमेंट मेथड को इक्विलिब्रियम मेथड भी बोल सकते हैं। हाँ, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, ये फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस है, ये फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस है। बी आपका आंसर हो गया। क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। स्पीड में बनाना है, ये शीट खत्म हो जाएगी, तो पहले बनाते 23 बनाना है आपको, ठीक है। बनाना, ABCD एक फ्रेम है, क्या निकालना है? रिएक्शन एट द रोलर A इज गिवन बाई, A पर रिएक्शन निकालना है, ये रिएक्शन निकालना है। क्लियर है मेरा बात? A पर रिएक्शन निकालना है आपको, तो RA निकालने के लिए C पर मूवमेंट 0 ले सकते है ना। इस P लोड को पीछे लाओ, P लोड को पीछे लाएंगे तो P भी पीछे आएगा, और P इंटू L/2 का एक मूवमेंट भी पीछे आएगा। क्लियर है? अब RA के लिए C पर मूवमेंट मैंने लिखा 0, C पर मूवमेंट क्या लिखा? 0। तो कितना हो जाएगा? RA का C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, RA का लाइन ऑफ एक्शन ये, C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L। तो क्या आ गया? RA इंटू L क्लॉकवाइज, RA इंटू L क्लॉकवाइज।
एक यहां पर P दिख रहा है, इस P की दूरी कितनी है L/2, माइनस P इंटू L/2 एंटी क्लॉकवाइज, माइनस P इंटू L/2 एंटी क्लॉकवाइज। यहां C पर एक मूवमेंट लगा हुआ है PL/2 का पहले से, ओवरहैंग था, ओवरहैंग का मूवमेंट को कंसीडर करना पड़ता है इक्विलिब्रियम में, तो बराबर कितना हो गया 0। ये PL/2 ये PL/2 कट गया, तो आरे कितना मिल गया भैया, आरे तो मिल गया 0। डी। धनंजय और नवीन दोनों ने आंसर जो दिया है, पिछले क्वेश्चन का दिया है तो नहीं पता, इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। क्लियर है मेरा बात, आरे कितना हो गया 0, नोट कर लीजिए। ठीक, ये समझ आ गया, कोई डाउट इसमें किसी को, नोट कर लो फटाफट। नवीन क्लियर है आपको? अब चलिए आगे बढ़ते। अब क्वेश्चन नंबर 24, द स्पेस डायग्राम ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर मस्ट हैव, है ना, कोई भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है उसमें उसका स्पेस डायग्राम मतलब उसका एफबीडी, जाहिर सी बात है लोड भी होना चाहिए, रिएक्शन भी होना चाहिए, है ना भाई। नवीन कुमार भी गायब हो गए लग रहा है, कहां गए भैया नवीन? स्पीड में विकेट्स गिरते जा रहे तुम लोग के, 4 तो बैट्समैन हो तुम लोग, 2 का विकेट पहले गिर गया, 1 का अभी गिर गया, भूख लगी है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन करते हैं अपन धनंजय, ठीक है, फिर खत्म करेंगे। A point load of 20 kilonewton acting at quarter span of a simply supported beam produces a central deflection of 2 mm. For a central load of 40 kilonewton, the deflection at the quarter span point will be. इसका आंसर बताएंगे नवीन ने बता दिया 24 का सी। ठीक है भाई, धनंजय क्या लगता है 25 का क्या आंसर हो? अच्छा 24 का बताया था, 25 का बताओ यार दोनों। 25 का ए और धनंजय 25 का क्या होएगा? नहीं आया, बच्चों वाला क्वेश्चन है नवीन, ए धनंजय देखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम थी, क्वार्टर स्पान पर, क्वार्टर स्पान मतलब ये L/2, ये L/2, ये क्या है मिडिल स्पान, L/4 ये है क्वार्टर स्पान। यहां पर लोड लगा 20 किलो न्यूटन का, जब पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन एक्टिंग एट क्वार्टर स्पान ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 2 mm एट सेंटर। यहां पर डिफ्लेक्शन कितना आया, ए बी सी डी, डी पर 20 किलो न्यूटन लगा तो सी पर डिफ्लेक्शन आया 2 mm का, यहां डिफ्लेक्शन कितना आया 2 mm का। तो क्वेश्चन क्या है, जब यहां पर लगेगा सेंटर पर लगेगा 40 किलो न्यूटन फॉर अ सेंट्रल लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन, द डिफ्लेक्शन एट क्वार्टर स्पान, डी पर डिफ्लेक्शन कितना होगा? कल पढ़ा था यार बेटिस थ्योरम, है ना, क्या 20 इंटू वाईडी, पहला फोर्स फर्स्ट सेट ऑफ फोर्सेस सेकेंड सेट ऑफ एक्शंस बराबर सेकेंड सेट ऑफ फोर्सेस फर्स्ट सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स 2 mm, है ना। तो वाईडी कितना आता है इससे 4 mm। नवीन का आंसर था सही। क्लियर है मेरा बात? चलिए, तो ये खत्म हुई ये वाली शीट, अब गाड़ी बढ़ाते आगे, है ना। ठीक भाई, ये वाली शीट हो गई खत्म।
ये आंसर्स है ना। आंसर शीट आप लोग को पता ही होगी, ठीक है। फिर भी स्क्रीनशॉट या वीडियो में आ जाता होगा तो देख लेना, कुछ आंसर्स गलत भी दिए होते हैं, उसका टेंशन मत लेना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। गुड नाइट, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। और जो भी मैंने होमवर्क दिया है, नवीन और धनंजय होमवर्क बनाइएगा वापस, ठीक है। व्हाट्सअप भी करिएगा अगर कर पाओ तो, नहीं कर पाओ तो बना के रखना अपने पास बस, है ना। हाँ जी, अब कल